कविता आगे बढ़ती है, दृश्य बदलता है। तीसरे खंड की शुरुआत में मुक्तिबोध लिखते हैं, समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। दिया जल रहा है, पीतालोक प्रसार में काल गल रहा है। आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी, अलग व दूर दूर निर्जीव। दिया यहाँ पर चेतन अवस्था या होश का प्रतीक है। पीतालोक प्रसार अर्थात पीले प्रकाश का फैलाव। पीला प्रकाश चेतना की दुर्बलता की ओर संकेत करता है। काल गल रहा है अर्थात समय बीत रहा है या नष्ट हो रहा है। चित्राकृतियां अर्थात कागज या दीवार पर बनाए गए चित्र। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। काव्य नायक कहता है कि मुझे इस बात की कोई समझ नहीं है कि मेरे अंतर्मन में कोई सपना चल रहा है या जागृति अथवा चेतन अवस्था की शुरुआत हो गई है। यानी मुझे मालूम नहीं कि मैं अभी भी स्वप्न देख रहा हूँ या लंबी नींद अथवा बेहोशी के बाद जाग उठा हूँ और अपने व्यक्तित्व तथा अपने परिवेश को महसूस करने लगा हूँ। दिया जल रहा है, मेरे समीप दीपक जल रहा है, यानी मेरी चेतना अब जलते दिए की तरह जागृत या प्रकाशित हो उठी है। पीतालोक प्रसार में काल गल रहा है, जलते दिए के पीले प्रकाश के फैलाव में समय बीत रहा है या समय नष्ट हो रहा है, क्योंकि कोई सार्थक कार्य नहीं हो पा रहा है। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि मेरी चेतना दिए के पीले प्रकाश की तरह अभी भी क्षीण या दुर्बल है और इसी अवस्था में मैं वक्त बिता रहा हूँ। आसपास फैली हुई जग आकृतियाँ, आसपास के परिवेश में अनेक प्रकार की छवियां या अनेक छायाएं विद्यमान हैं, जो सक्रिय अथवा चेतन हैं या हिलडुल रही हैं। लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी। ये गतिशील आकृतियां भी मुझे उन निर्जीव चित्रों के समान महसूस हो रही हैं जो किसी कागज या दीवार पर छापे गए हों या उकेरे गए हों। अलग व दूर दूर, ये सभी आकृतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग लगती हैं और बहुत दूर दूर स्थित हैं, यानी इनमें कोई निकटता, कोई जुड़ाव या आपस में कोई संबंध महसूस नहीं हो रहा है। निर्जीव, इन सभी आकृतियों में मुझे जड़ता या निष्क्रियता नजर आ रही है। वास्तव में काव्य नायक के भीतर ही निष्क्रियता और एक प्रकार की गहरी निराशा विद्यमान है, जिसके कारण वो बाहरी संसार या अपने परिवेश से भी जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है। भीतर का यही ठंडापन और अलगाव काव्य नायक के बाहरी परिवेश में प्रतिबिंबित हो रहा है। यहाँ पर पीतालोक प्रसार शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और दूर दूर शब्दों में पुनरुक्ति है। इसके अलावा दिए के जलने, पीले प्रकाश के फैलने, आकृतियों के उभरने और कागज या दीवार पर खींचे गए चित्रों के दृश्य होने के कारण यहाँ दृश्य बिंब की भी योजना है। यह सिविल लाइंस है। मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं। पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ? मैं हूँ। सिविल लाइंस अर्थात सभ्य लोगों की बस्ती या इलाका। सिविल लाइंस के द्वारा मुक्तिबोध ने निष्क्रिय और सुविधा भोगी मध्यम वर्ग की ओर संकेत किया है। इकहरा अर्थात एक ही परत वाला या दुबला पतला। यहाँ पर सपाट या एक ही भाव से युक्त चेहरे से तात्पर्य है। स्लेट पट्टी अर्थात गहरे भूरे या काले पत्थर की चौकोर पट्टी जिस पर बच्चे लिखने का अभ्यास करते हैं, यह सिविल लाइंस है। काव्य नायक कहता है कि मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ ये सभ्य लोगों की बस्ती या इलाका है, यानी यहाँ पर मेरी ही तरह के सुविधा भोगी और निष्क्रिय लोग रहते हैं। मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूँ या अस्त व्यस्त हालत में पड़ा हुआ हूँ। आंखें खुली हुई हैं, मेरी आंखें खुली हैं, यानी मैं आराम की अवस्था में नहीं हूँ, बल्कि बेचैनी और मानसिक अशांति के कारण सो नहीं पा रहा हूँ या आराम नहीं कर पा रहा हूँ। पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा,
मेरा चेहरा उस बच्चे के चेहरे की तरह हो गया है जिसकी पिटाई की गई हो और मार खाने के बाद उसका चेहरा गहरी उदासी के भाव से भर गया हो, या उसके चेहरे पर गहरी उदासी का एक ही भाव जम गया हो। स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति। काव्य नायक कहता है कि जैसे कोई बच्चा अपनी स्लेट पट्टी पर आड़ी टेढ़ी तस्वीर या रेखा चित्र बना देता है और वो रेखा चित्र किसी भूत की तरह बेढंगा या भद्दा लगता है। काव्य नायक विचार करते हुए मानो स्वयं से ही प्रश्न करता है, क्या वह मैं हूँ? अर्थात क्या मैं भी उसी बेढंगी आकृति के समान हो गया हूँ? यानी मुझे स्लेट पट्टी पर बनाई गई अजीबोगरीब तस्वीर मेरे अपने व्यक्तित्व की तरह नजर आ रही है। भाव ये है कि काव्य नायक अपने चेहरे और अपने व्यक्तित्व को लेकर आशंकित है। उसे लगता है कि उसके व्यक्तित्व में ना तो आत्मविश्वास है और ना ही किसी प्रकार का कोई आकर्षण है। उसके चेहरे पर निराशा का भाव मानो हमेशा के लिए जम कर रह गया है और उसकी भाव भंगिमाओं से भी उदासी ही झलक रही है। वो किसी भद्दी और बेढंगी तस्वीर की तरह बनकर रह गया है जिसका कोई महत्व नहीं है और जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। काव्य नायक ने अपनी तुलना मार खाए बच्चे और स्लेट पट्टी पर बनाए गए चित्र से की है, जिसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है और साथ साथ दृश्य बिंब की भी योजना है। रात के 2 हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो, पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते, हो अर्थात हुआ की आवाज़, गहराती अर्थात गंभीर होती हुई या भारी होती हुई। रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़ यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था में मशीनी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव की प्रतीक है। अनपेक्षित अर्थात जिसकी उम्मीद ना की गई हो, अचेतन अर्थात निर्जीव या बेहोश। यहाँ पर अनचाही या अनमने भाव से तात्पर्य है। खिड़की यहाँ पर सोच विचार और विश्लेषण की प्रतीक है। रात के 2 हैं। काव्य नायक कहता है कि अब रात के 2 बज गए हैं। दूर दूर जंगल में सियारों का हो, बहुत दूर कहीं जंगल में गीदड़ हुआ की आवाज़ें कर रहे हैं या चीख चिल्ला रहे हैं। ये आवाज़ें संसार के मतलबी और मौका परस्त लोगों की चीख पुकार की ओर संकेत करती है। ऐसे लोगों को समाज और मानवता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़। काव्य नायक कहता है कि किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और भारी तथा गंभीर होती हुई वातावरण में गूंज रही है या हर ओर फैल रही है। यानी मशीनी सभ्यता जो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण फल फूल रही है, उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो मनुष्य की भावनाओं तथा संवेदनाओं पर हावी होती जा रही है। किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह। मन में एक डरावनी आशंका जाग उठी है कि कहीं कोई ऐसा हादसा न हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं थी और जिसका होना नामुमकिन लगता था। अचेतन प्रतीक्षा यानी भीतर एक अनचाहा इंतजार है या जाने अनजाने मन किसी बुरी खबर का इंतजार कर रहा है। कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए, डर है कि कहीं कोई रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। यहाँ पर कवि ने ये भाव व्यक्त किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण एक ऐसी मशीनी सभ्यता विकसित हो रही है जिसमें हर समय किसी न किसी दुर्घटना या किसी त्रासदी की आशंका बनी रहती है और मनुष्य का अंतर्मन ना चाहते हुए भी हर समय किसी बुरी खबर के इंतजार में रहता है। चिंता के गणित अंक अर्थात मेरी सारी चिंताएं गणित की संख्याओं की तरह हो गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये चिंता रूपी अंक या संख्याएं आसमान रूपी विशाल स्लेट पट्टी पर भी उभर रही हैं या तारों के रूप में चमक रही हैं। कहने का भाव है कि मन की सारी चिंताएं गणित के प्रश्नों की तरह जटिल और उलझाव से भरी हो गई हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि धरती से आकाश तक ये चिंताएं प्रतिबिंबित हो रही हैं।
और इन्हें हल करने के लिए या इनका समाधान निकालने के लिए आकाश जैसे विशाल आधार या फलक की ज़रूरत है, या आकाश की तरह ऊंचे संकल्पों की ज़रूरत है। खिड़की से दिखते ये चिंता रूपी अंक कमरे की खिड़की से नजर आ रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत चिंतन और विश्लेषण जो चेतना के किसी जागृत हिस्से में हो रहा है, उसके द्वारा जीवन की चिंताओं और समस्याओं को काव्य नायक इस समय महसूस कर रहा है, या चिंताओं और समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दूर दूर, हो और पास पास शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार है, कहीं कोई शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। चिंता के गणित अंक और आसमानी स्लेट पट्टी में रूपक अलंकार है। सियारों की हुआ और रेलगाड़ी के पहियों की आवाज का चित्रण होने के कारण यहाँ श्रव्य बिंब है। अगली पंक्तियों में दृश्य बदलता है और काव्य नायक को आकाश में सितारों के बीच महान रूसी लेखक टॉल्स्टॉय नजर आते हैं, यानी नायक के भीतर की मानवतावादी भावनाएं टॉल्स्टॉय के रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, हाय हाय टॉल्स्टॉय कैसे मुझे दिख गए, सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते, शायद टॉल्स्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर वह, अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा शायद टॉल्स्टॉय नुमा। टॉल्स्टॉय अथवा टॉल्स्टॉय महान रूसी लेखक थे। वॉर एंड पीस अथवा युद्ध और शांति इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पर टॉल्स्टॉय मानवतावाद के प्रतीक हैं। टॉल्स्टॉय नुमा अर्थात टॉल्स्टॉय की तरह दिखने वाला, भीतरी धागा अर्थात कोई विचार, भावना या संवेदना, आखिरी छोर अर्थात अंतिम सिरा या अंतिम हिस्सा, केंद्रीय संवेदन अर्थात मूल भाव, मुख्य विचार, मुख्य उद्देश्य या मुख्य पात्र। हाय हाय टॉल्स्टॉय कैसे मुझे दिख गए। काव्य नायक आश्चर्य व्यक्त करता है और कहता है कि हाय हाय खिड़की से आकाश की ओर देखते हुए न जाने कैसे अचानक मुझे टॉल्स्टॉय नजर आ गए, सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। टॉल्स्टॉय तारों के बीच कभी चल रहे थे तो कभी ठिठक रहे थे और पृथ्वी को देख रहे थे, यानी मानवतावादी टॉल्स्टॉय संसार के लोगों के लिए चिंतित थे और किसी सकारात्मक परिवर्तन की आशा से पृथ्वी की ओर देख रहे थे। काव्य नायक आगे विचार करता है कि वो व्यक्ति टॉल्स्टॉय नहीं हो सकता, शायद वो मेरी किसी श्रेष्ठ भावना या किसी संवेदना का साकार रूप है जो टॉल्स्टॉय की तरह लग रहा है। वह कहता है, शायद टॉल्स्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, कि शायद टॉल्स्टॉय की तरह दिखने वाला वो इंसान कोई और है, मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर वह, शायद वो इंसान मेरे अंतर्मन में विद्यमान किसी विचार या किसी भावना के आखिरी सिरे का प्रतीक है, यानी किसी ऐसे विचार या ऐसी भावना का प्रतीक है जो व्यक्त ना हो पाने के कारण मन के किसी गहरे कोने में दबी पड़ी है। अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, शायद वो इंसान मेरे उस उपन्यास का प्रमुख पात्र है या मूल भावना का प्रतीक है जिसे मैं लिख नहीं पाया। दूसरे शब्दों में वो मेरी किसी ऐसी भावना या विचार का साकार रूप है जिसे मैं व्यक्त नहीं कर पाया हूँ। वास्तव में ये विचार या भावना सामाजिक परिवर्तन और मानव कल्याण से संबंधित है। दबी हाय हाय नुमा शायद टॉल्स्टॉय नुमा, शायद ये जो इंसान टॉल्स्टॉय की तरह नजर आ रहा है वो मेरे भीतर कहीं दबी हुई हाय हाय या शोकग्रस्तता का प्रतीक या सूचक है। ये शोकग्रस्तता अपने श्रेष्ठ मनोभावों, विचारों और संवेदनाओं को व्यक्त ना कर पाने के कारण है, जो भीतर ही भीतर इतनी विराट हो गई है कि बाहरी संसार में महान रूसी लेखक टॉल्स्टॉय के रूप में प्रतिबिंबित होने लगी है। यहाँ पर बीच बीच शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार है और सितारों के बीच घूमते टॉल्स्टॉय का चित्रण होने के कारण दृश्य बिंब की भी योजना है। अगली पंक्तियों में मुक्तिबोध काव्य नायक के माध्यम से आधी रात को सड़क पर निकलने वाले एक जुलूस का वर्णन करते हैं जिसमें शहर के सभी मशहूर लोग भाग ले रहे हैं। इसमें राजनेता, उद्योगपति, कवि, आलोचक, पत्रकार,
शहर के बड़े बदमाश आदि सभी शामिल हैं। ये जुलूस इस बात की ओर संकेत करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सभी प्रतिष्ठित लोग जिनके हाथों में सत्ता और पूंजी है, वे प्रकट रूप से तो लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और जन सेवा का दिखावा करते हैं, लेकिन चोरी छुपे वे आपस में सांठ-गांठ करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं और आम लोगों का शोषण करते हैं। ये सभी रसूख वाले लोग अपने खिलाफ किसी को बोलने या लिखने की आज़ादी नहीं देते, बल्कि जो व्यक्ति इनके सच्चाई से वाकिफ हो जाता है, ये उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इस तरह ये जुलूस एक प्रकार से फांसीवादी शासन का प्रतीक है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाती है और लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, प्रोसेशन निस्तब्ध नगर के मध्यरात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार, उच्च निम्न स्वर स्वप्न, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर, दीर्घ लहरियां। प्रोसेशन अर्थात जुलूस, निस्तब्ध अर्थात शांत, बैंड अर्थात विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र या बाजे बजाने वाले लोगों का समूह, क्रमागत अर्थात क्रम से आती हुई या लगातार, तान अर्थात गाते हुए स्वरों के उतार चढ़ाव का विस्तार करना, धुन अर्थात संगीत की विशेष लय या विशेष ढंग और प्रकार। यहाँ तान धुन शब्दों का प्रयोग बाजे बजने की आवाज के अर्थ में किया गया है। मंद अर्थात धीमा सुर, तार अर्थात ऊंचा सुर, उच्च निम्न अर्थात ऊंची और नीची आवाज, ध्वनि तरंगे अर्थात हवा के झोंकों के साथ सुनाई देती बाजों की आवाज, दीर्घ लहरियां अर्थात आवाज की गूंज या कंपन जो दूर दूर तक सुनाई देता है या बड़ी देर तक सुनाई देता है। प्रोसेशन काव्य नायक प्रश्न करता है कि क्या मैं किसी जुलूस की आवाज सुन रहा हूँ? निस्तब्ध नगर के मध्यरात्रि अंधेरे में सुनसान, जब आधी रात के गहरे अंधेरे में सारा शहर एकदम शांत और वीरान है, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, ऐसे में दूर किसी जगह से विशेष प्रकार के उतार चढ़ाव और लय में बैंड बाजे के बजने की धीमी सी आवाज लगातार आ रही है। मंद तार, बैंड का बजना कभी धीमे सुर में तो कभी ऊंचे सुर में सुनाई दे रहा है। उच्च निम्न, कभी ऊंची आवाज में और कभी धीमी आवाज में बैंड बज रहा है। स्वर स्वप्न, बैंड बाजे की आवाज कभी कभी किसी सपने की तरह लगती है, यानी इस आवाज के होने पर कभी कभी संदेह भी होता है कि कहीं ये मन का वहम तो नहीं। उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर, हवा में गूंजती बैंड की आवाज में एक प्रकार की निराशा और भारीपन महसूस हो रहा है। दीर्घ लहरियां, आवाज की तरंगें या आवाज की गूंज बहुत दूर तक फैल रही है, यानी उसे सुनकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि बैंड बाजे वालों का जत्था बहुत विशाल और शानदार है तथा वे बड़े जोर शोर से अपने बाजे बजा रहे हैं। यहाँ पर निस्तब्ध नगर और स्वर स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है, उदास उदास में पुनरुक्ति अलंकार है। नगर के अंधेरे और सुनसान वातावरण के चित्रण में दृश्य बिंब की योजना है। इसी तरह बैंड बाजे की ऊंची नीची आवाज और उसके वातावरण में फैलने का चित्रण होने के कारण श्रव्य बिंब की भी सुंदर योजना है। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। गैलरी अर्थात बरामदा, कोलतार पथ अर्थात कोलतार या अलकतरा की बनी सड़क या पक्का रास्ता, द्युतिमान अर्थात चमकदार, नमूना अर्थात उदाहरण, प्रदर्शन या एक भाग। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता। काव्य नायक कहता है कि मैं बरामदे में जाता हूँ और बाहर गुजरते हुए रास्ते या सड़क पर नजर दौड़ाता हूँ। वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा। काव्य नायक संदेह व्यक्त करता है कि मैं जिस रास्ते या सड़क को देख रहा हूँ वो कोलतार की बनी सड़क है या फिर किसी मरे हुए प्राणी की बाहर निकली हुई लंबी काली जीभ है। यहाँ पर कोई काली शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और दोनों ही पंक्तियों में संदेह अलंकार के साथ साथ दृश्य बिंब भी है।
बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना, अर्थात सड़क के दोनों ओर कतार में जो बिजली के चमकदार बल्ब जल रहे हैं, क्या वे किसी मुर्दा प्राणी के चमकदार दांतों का कोई हिस्सा है? काव्य नायक कहना चाहता है कि सारे शहर के लोग बेखबर होकर मुर्दों की तरह सोए पड़े हैं और शहर में शमशान या कब्रिस्तान जैसी वीरानी और सन्नाटा है। ऐसे में काव्य नायक को शहर की हर एक चीज में मुर्दा प्राणियों के शरीर के अंग नजर आ रहे हैं। काव्य नायक के भीतर भी मुर्दा घर जैसी उदासी है और यही उदासी बाहर की वस्तुओं में प्रतिबिंबित हो रही है। यहाँ पर कोई काली और द्युतिमान दिए शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। दोनों पंक्तियों में संदेह अलंकार और दृश्य बिंब भी है। किंतु दूर सड़क के उस छोर, शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नील तेज उद्भास, पास 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 आ रहा इस ओर, दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगें, शत ध्वनि संगम संगीत, उदास तान धुन समीप आ रहा। थर्राते अर्थात टिमटिमाते हुए या कांपते हुए, नील तेज अर्थात नीली रोशनी, उद्भास अर्थात चमकना या प्रकट होना, संगम अर्थात मिलन, मिला जुला या मिश्रित। तान धुन शब्दों का प्रयोग संगीत के उतार चढ़ाव और लय के अर्थ में किया गया है। किंतु दूर सड़क के उस छोर, लेकिन दूर सड़क के किसी दूसरे किनारे पर कोई अलग सा दृश्य है। शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में आसमान में टिमटिमाते तारे सर्दी के मारे कांपते हुए से लग रहे हैं और उन तारों के नीचे अंधेरी सतह पर यानी धरती के इस हिस्से में नील तेज उद्भास, नीली रोशनी चमक रही है या नीली रोशनियां धीरे धीरे प्रकट हो रही हैं। पास 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 आ रहा इस ओर, ये नीली रोशनी का उजाला नजदीक आता जा रहा है और जिस ओर मैं हूं उसी ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर सड़क के दूसरे किनारे पर नीली रोशनियों के चमकने का चित्रण होने के कारण दृश्य बिंब है और तारों के ठंड से कांपने के चित्रण में मानवीकरण अलंकार है। दबी हुई गंभीर, बैंड की आवाज कुछ दबी दबी सी या धीमी थी, उसमें गंभीरता या भारीपन विद्यमान था। स्वर स्वप्न तरंगें, आवाज की वायुमंडल में फैलती तरंगें या आवाज की गूंज सपनों की तरह लग रही थी, यानी किसी भ्रम या छलावे की तरह महसूस हो रही थी। शत ध्वनि संगम संगीत, सैकड़ों बाजों की आवाजों का मिला जुला संगीत, उदास तान धुन जिसके उतार चढ़ाव और लय में निराशा या संजीदगी भरी हुई थी, समीप आ रहा। ये संगीत की आवाज या बैंड बाजे वालों का समूह अब नजदीक आ रहा था। यहाँ पर स्वर स्वप्न और संगम संगीत शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। बैंड बाजों से निकलने वाले संगीत का चित्रण होने के कारण यहाँ श्रव्य बिंब की भी योजना है। और अब गैस लाइट पांतों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। पांतों अर्थात पंक्तियों या कतारों, बिंदुएं अर्थात बिंदु या धब्बे, यहाँ पर दूर से नजर आती रोशनियों की ओर संकेत है। छिटकी अर्थात स्पष्ट हुई, दूर दूर हो गई या विरल हो गई। सांवला अर्थात स्याह रंग का, काला या अंधेरे में डूबा हुआ। और अब वक्त बीतने के साथ दृश्य बदलता है और फिर गैस लाइट पांतों की बिंदुएं छिटकी। गैस लाइटों या गैस लैंपों की जो कतारें बिंदुओं या धब्बों की तरह लग रही थीं, वो अब विरल हो गईं, यानी नजदीक आने के कारण उनका घनापन खत्म हो गया और वो स्पष्टता से नजर आने लगीं। बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। काव्य नायक कहता है कि इन गैस लाइटों के बीच में स्याह रंग का या अंधेरे में डूबा हुआ जुलूस जैसा ये क्या कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है और बीच बीच में पुनरुक्ति तथा क्या कुछ शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता, घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत दल की। नीलाई अर्थात नीली रोशनी, अपार्थिव अर्थात अलौकिक, जो पृथ्वी के नहीं हैं,
यहाँ पर विचित्र या एकदम अलग से तात्पर्य है। जत्था अर्थात समूह, घना व डरावना अवचेतन अर्थात अंतर्मन में दबे हुए स्वार्थ, लालच, शोषण और मौका परस्ती के बहुत से डरावने विचार या भाव। शोभा यात्रा अर्थात ऐसी यात्रा या झांकी जिसमें अपनी शानो शौकत और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाए। मृत दल अर्थात ऐसे लोग जिनकी आत्मा मर चुकी है या जिनके भीतर कोमल भावनाएं या संवेदनाएं नहीं बची हैं। दूसरे अर्थ में भूत प्रेत जैसे प्राणी। और अब दृश्य बदलता है और फिर काव्य नायक देखता है गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे कि गैस लाइटों की रोशनी के कारण नीले रंग में डूबे हुए चेहरे बहुत अजीब या अलौकिक लग रहे थे। यानी ये चेहरे सामान्य चेहरे नहीं थे। बैंड दल, बैंड बाजे वालों का समूह भी नजर आने लगा था। उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता। लोगों और बैंड वालों के पीछे काले रंग के मजबूत घोड़ों का समूह दिखाई दे रहा था। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। यूं लग रहा था कि अंतर्मन में गहरे में जमे हुए अनेक डरावने विचार या भाव ही साकार रूप में इस जुलूस में चल रहे थे या भाग ले रहे थे। यानी ये लोग मनुष्य के भीतर की स्वार्थ, शोषण, अवसरवादिता जैसी डरावनी प्रवृत्तियों के प्रतीक लग रहे थे। क्या शोभा यात्रा किसी मृत दल की? काव्य नायक प्रश्न करता है कि ये जुलूस क्या मरे हुए लोगों या भूत प्रेत जैसे प्राणियों की शोभा यात्रा है या उनके द्वारा अपनी शानो शौकत, अपनी ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन है। इस पद्यांश में गैस लाइट की रोशनी में रंगे चेहरों, बैंड बाजे वालों, घोड़ों का जत्था और मुर्दों की शोभा यात्रा का चित्रण होने के कारण दृश्यबिंब है। अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पात रही जल, नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल, पाताली तल में चमकदार सांपों की उठती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात। पांत अर्थात पंक्ति या कतार। गहन अवचेतना अर्थात अंतर्मन या अवचेतन मन। यहाँ पर गहरे अंधेरे और सूनेपन से तात्पर्य है। पाताली तल अर्थात शहर का पाताल की तरह बहुत सुनसान हिस्सा या सतह। वारदात अर्थात घटना। रोमांचकारी अर्थात रोंगटे खड़े कर देने वाली। करामात अर्थात करतब या कार्य। अजीब, काव्य नायक कहता है कि ये जुलूस या ये दृश्य बड़ा ही विचित्र है। दोनों ओर नीली गैस लाइट पात, जुलूस के दोनों तरफ गैस लैंप की नीली रोशनियां लिए हुए लोग कतार में चल रहे हैं। रही जल, ये रोशनियां लगातार जल रही हैं या चमक रही हैं। यहाँ पर दृश्यबिंब है। नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल। इस समय जब लोग नींद में डूबे हुए हैं तो शहर के गहरे अंधेरे और सूनेपन में इस जुलूस ने हल्का सा शोरगुल मचा दिया है। पाताली तल में चमकदार सांपों की उठती हुई लगातार लकीरों की वारदात। यानी शहर की पाताल जैसी अंधेरी और सुनसान सतह पर ये रोशनियां यूं लग रही थीं मानो चमकीले सांप लकीरों की तरह उड़ रहे हों और ये घटना लगातार हो रही हो। यहाँ पर भी दृश्यबिंब की योजना है। सब सोए हुए हैं। इस समय सारे लोग सोए पड़े हैं या ऐसी घटनाओं से बेखबर हैं। लोगों का सोना स्वार्थी लोगों द्वारा किए जाने वाले शोषण और भ्रष्टाचार के प्रति आंख मूंदने की ओर संकेत करता है। यहाँ पर सब सोए हुए हैं शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात। काव्य नायक कहता है, लेकिन मैं जाग रहा हूँ और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले जादुई करतब या अजीबोगरीब दृश्य को देख रहा हूँ। काव्य नायक कहना चाहता है कि दूसरे लोगों के मुकाबले मेरी अंतरात्मा या मेरी चिंतन शक्ति इस समय जागृत है और शहर के दूसरे लोगों से उलट मैं अपने परिवेश तथा सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों के प्रति सचेत हूँ।